नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। ये प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत का पहला वीडियो है। इसका दूसरा पार्ट जल्द मैं लेकर आऊँगा। वीडियो देखने से पहले इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब हम प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं। पहला नंबर, प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत सामग्रियों को अध्ययन की सुविधा के अनुसार निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। अब हम प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम। इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है। यह काल आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति की गणना आद्य इतिहास में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का इतिहास कहलाता है, या इतिहास कहते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद के इतिहास को ही हम इतिहास कहते हैं। पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों आर्कियोज तथा लोगोस से मिलकर बना है। प्रथम का अर्थ पुरातन तथा दूसरे का ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास तो पूर्णतया पुरातात्विक अन्वेषणों पर ही आधारित है। प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास तो पूर्णतया पुरातात्विक अन्वेषणों पर ही आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरातात्विक स्रोतों के उत्खनन की दो विधियां व्यवहार में लाई जाती हैं। पहला विधि है लंबवत या ऊर्ध्वाधर उत्खनन और दूसरा है क्षैतिज उत्खनन। केवल मास्की और गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। इसके कहने का मतलब है कि जो मास्की और गुर्जरा, ये दो ही ऐसे स्थान के अभिलेख हैं जहाँ पर अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अन्य अभिलेखों में अशोक को देवानप्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के जो भी अभिलेख है वो अधिकांश ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उत्तर पश्चिम भारत में मिले कुछ अभिलेख खोरोष्ठी लिपि में हैं। अशोक के बाद के अभिलेखों को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के बाद के अभिलेखों को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जा सकता है: राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख।
राजकीय अभिलेख के कुछ मैं उदाहरण आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कलिंगराज, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ शिलालेख, बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तांबे के चादरों पर उत्कीर्ण है। जो भूमि अनुदान दिए जाते थे वो पत्र अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। गुप्त काल से पूर्व के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। गुप्त काल से पूर्व के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में है। पतंजलि के महाभाष्य से ज्ञात होता है कि पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि के जो महाभाष्य है उससे ज्ञात होता है कि पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। सातवाहन राजाओं का तो पूरा इतिहास ही उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का तो पूरा इतिहास ही उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला ज्ञात सिक्का पंचमार्क सिक्का है। जो भारत का पहला ज्ञात सिक्का है वो पंचमार्क सिक्का है। इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया भारत में। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया। और सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया। सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है और अश्वमेध पराक्रमः शब्द खुदे हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इमारतों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में नागर शैली का प्रयोग किया जाता था। उत्तर भारत में नागर शैली का प्रयोग किया जाता था। वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता था। मध्यवर्ती भारत में इन दोनों ही शैलियों के सम्मिलित या सम्मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ था, जिसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। जिसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा बराबर पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय को दी गई गुफा आज भी मौजूद है। अशोक और उसके उत्तराधिकारियों ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय को गुफा दान में दी थी।
हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र और उसके राजमहल के अवशेष कुम्हार से प्राप्त हुए हैं। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र और उनके राजमहल के अवशेष कुम्हार से प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री ह्वेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र शिक्षक एक साथ रहे होंगे। चीनी यात्री ह्वेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र शिक्षक एक साथ रहे होंगे। डॉक्टर बी लाल का मानना है कि महाभारत में वर्णित कौरव पांडवों का युद्ध लगभग 900 ईसा पूर्व में हुआ था। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से उत्तर वैदिक समाज की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद में हमें उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं: स्रोत सूत्र, गृहम सूत्र और धर्म सूत्र। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी जिसमें हमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी जिसमें हमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। यास्क ने निरुक्त की रचना की। 4 उपवेदों की रचना हुई: आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इससे ज़रूर एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।